नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये पार्ट 11 है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। व्यक्तिगत मिशन, स्टेटमेंट, लक्ष्य, वक्तव्य। ये दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें का पार्ट है। मेरे हिसाब से अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, दर्शन या सिद्धांत तैयार किया जाए। इसका फोकस इस बात पर रहता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, चरित्र और क्या करना चाहते हैं, योगदान और उपलब्धियाँ। इसका फोकस उन जीवन मूल्यों या सिद्धांतों पर भी रहता है जिन पर करना और बनना आधारित है। चूँकि हर व्यक्ति अनूठा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट उस अनूठेपन को दर्शाएगा। यह अनूठापन संरचना में भी दिखेगा और शब्दावली में भी। मेरे मित्र रोल्फ केर ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत को इस तरह से व्यक्त किया है। पहले घर पर सफल बनो, ईश्वर की मदद चाहो और उसके योग्य बनो। ईमानदारी का कभी समझौता मत करो। जो लोग शामिल हैं उन्हें याद रखो। निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनो। दूसरों की सलाह लो, जो नहीं है उसका बचाव करो। निष्कपट परंतु निर्णायक बनो। हर साल एक नई योग्यता सीखो। कल के काम की योजना आज बनाओ। इंतज़ार करते समय आगे बढ़ो। सकारात्मक नज़रिया बनाए रखो। हास्य बोध बनाए रखो। स्वयं को और अपने काम को व्यवस्थित रखो। गलतियों से मत डरो, बल्कि उनके प्रति रचनात्मक, सकारात्मक तथा सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं के अभाव से डरो। अपने अधीनस्थों की सफलता को आसान बनाओ। जितना बोलो उससे दुगना सुनो। अपनी सभी योग्यताओं और प्रयासों को हाथ में काम पर केंद्रित करो। अगले काम या प्रमोशन के बारे में चिंता मत करो। परिवार और नौकरी के जीवन मूल्यों में संतुलन खोजने वाली एक महिला ने अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को अलग तरह से व्यक्त किया है। मैं अपने करियर और परिवार में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरा घर एक ऐसा स्थान होगा जहाँ मुझे और मेरे परिवार को, मित्रों तथा मेहमानों को खुशी, सुकून, शांति और सुख मिले। मैं एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल बनाना चाहूँगी, जिसमें आरामदेह तरीके से जिया जा सके। हम घर में अपने खाने, पढ़ने, देखने और काम करने के लिए जो चुनेंगे, उसमें मैं समझदारी का प्रयोग करूँगी। ख़ास तौर पर मैं अपने बच्चों को प्रेम करना सीखना और हंसना सिखाना चाहती हूँ, और काम करना और उनके अनूठे गुणों को विकसित करना भी। हमारे लोकतांत्रिक समाज के अधिकारी, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। मैं राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने वाली सजग और जागरूक नागरिक बनूँगी, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरी आवाज़ सुनी जाए और मेरे वोट का महत्व हो। मैं अपने आप शुरू होने वाली सेल्फ अर्निंग बनूंगी और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहल शक्ति का प्रयोग करूंगी। मैं परिस्थितियों और अवसरों पर कार्य करूंगी, बजाय इसके कि वे मुझ पर कार्य करें। मैं हमेशा विनाशकारी आदतों और लतों से खुद को दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसी आदतें विकसित करूंगी जो मुझे पुराने लेबलों और सीमाओं से मुक्त करें तथा मेरी क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार करें। मेरा धन मेरा स्वामी नहीं, बल्कि सेवक होगा। मैं समय के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहूँगी। मेरी इच्छाएं मेरी ज़रूरतों और मेरे साधनों के अनुसार होंगी। घर तथा कार के दीर्घकालीन ऋण के अलावा मैं खुद को हर तरह के उपभोक्ता ऋण से मुक्त रखना चाहूँगी।
मैं जितना कमाऊंगी उससे कम खर्च करूंगी और नियमित रूप से अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाऊंगी या निवेश करूंगी। इसके अलावा मैं अपने पास उपलब्ध धन और क्षमताओं का प्रयोग सेवा और धर्मार्थ दान में भी करूंगी, ताकि दूसरों का जीवन अधिक आनंददायक बन सके। आप व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को व्यक्तिगत संविधान कह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह भी मूलतः अपरिवर्तनशील है। 200 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, परंतु अमेरिकी संविधान में अब तक सिर्फ 26 संशोधन हुए हैं, जिनमें से 10 तो मूल अधिकारों की सूची बिल ऑफ राइट्स में हुए थे। अमेरिका का संविधान वह मानक है जिसके आधार पर देश के हर कानून का मूल्यांकन किया जाता है। यह वह दस्तावेज है जिसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय राष्ट्रपति इसकी रक्षा, पालन तथा समर्थन के लिए सहमत होता है। यह वह मानदंड है जिसके आधार पर लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। यह वह बुनियाद और केंद्र है जो लोगों को गृहयुद्ध, वियतनाम या वाटरगेट जैसे बड़े मानसिक आघात झेलने की शक्ति देता है। यह वह लिखित पैमाना और प्रमुख मानदंड है जिसके द्वारा बाकी सभी चीज़ों का मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन किया जाता है। संविधान आज भी सही सलामत है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह सही सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्वाधीनता के घोषणा पत्र में शामिल स्वयं सिद्ध और प्रमाणिक सच्चाइयों पर आधारित है। सामाजिक दुविधा और परिवर्तन के दौर में भी ये सिद्धांत संविधान को शाश्वत शक्ति देते हैं। थॉमस जेफरसन ने कहा था, लिखित संविधान होने में ही हमारी विशेष सुरक्षा है। सही सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट भी व्यक्ति के लिए इसी तरह का मानदंड बन जाता है। यह एक व्यक्तिगत संविधान बन जाता है। यह जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णयों का आधार बन जाता है। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा भावनाओं के बीच यह रोज़मर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। अमेरिकी संविधान की तरह ही व्यक्तिगत संविधान से भी व्यक्ति को परिवर्तन के दौर में शाश्वत शक्ति मिलती है। लोग परिवर्तन के साथ तब तक नहीं रह सकते जब तक कि उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय केंद्र न हो। परिवर्तन की योग्यता की कुंजी यह अपरिवर्तनीय एहसास है कि आप कौन हैं, आप क्या करने जा रहे हैं और आप किसे महत्व देते हैं। मिशन स्टेटमेंट होने पर हमें परिवर्तनों से कोई तकलीफ नहीं होती। हमें पहले से निर्णय लेने या पूर्वाग्रहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तविकता को अनुकूल बनाने के लिए हमें जीवन में बाकी हर व्यक्ति या वस्तु का अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें हर वस्तु या व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालने या श्रेणियों में बांटने की ज़रूरत भी नहीं होती। हमारा व्यक्तिगत परिवेश भी निरंतर तेज गति से बदल रहा है। इस तरह का तीव्र परिवर्तन बहुत से लोगों के हौसले पस्त कर देता है। इन लोगों को महसूस होता है कि वे इस परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते और जीवन का सामना नहीं कर सकते। वे रिएक्टिव बन जाते हैं, हार मान लेते हैं और बस आशा करते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। परंतु ऐसा हमेशा हो यह ज़रूरी नहीं है। जिन नाजी मृत्यु शिविरों में विक्टर फ्रैंकल ने प्रोएक्टिविटी का सिद्धांत सीखा, वहीं पर उन्होंने जीवन में उद्देश्य तथा सार्थकता का महत्व भी सीखा। उन्होंने जिस जीवन दर्शन को बाद में विकसित किया और सिखाया उसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। इसका सार यह है कि कई तथाकथित मानसिक और भावनात्मक बीमारियां दरअसल निरर्थकता या खालीपन के अंदरूनी एहसास के कारण पैदा होती हैं। लोगोथेरेपी लोगों की मदद करती है कि वे जीवन में अपना अनूठा अर्थ और उद्देश्य खोजें, जिससे निरर्थकता या खालीपन का एहसास खत्म हो जाए। एक बार जब आपको लक्ष्य का एहसास हो जाता है
तो आपको अपनी प्रोएक्टिविटी का सार मिल जाता है। आपके पास अपने जीवन को संचालित करने वाली भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्य होते हैं। आपके पास वह मूलभूत दिशा होती है जिससे आप अपने दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आपके पास सही सिद्धांतों पर आधारित लिखित संविधान की शक्ति होती है, जिसके आधार पर आप अपने हर निर्णय को प्रभावकारी तरीके से तौलते हैं और समय, प्रतिभा तथा ऊर्जा का सबसे प्रभावकारी उपयोग करते हैं। केंद्र में व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में शुरू करना होगा। हमें उस केंद्र से शुरू करना होगा जहां हमारे सबसे मूलभूत पैराडाइम यानी वे लेंस स्थित हैं, जिनके माध्यम से हम संसार को देखते हैं। यहीं पर हम अपनी भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्यों पर विचार करते हैं। यहीं पर हम आत्म जागरूकता की प्रतिभा का प्रयोग करके अपने नक्शों की जांच करते हैं। अगर हम सही सिद्धांतों को महत्व देते हैं तो आत्म जागरूकता के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे नक्शे क्षेत्र का त्रुटिहीन वर्णन करते हों और हमारे पैराडाइम सिद्धांतों व वास्तविकता का पर आधारित हों। यहीं पर हम विवेक की अपनी प्रतिभा का प्रयोग कंपास की तरह करते हैं और इसकी मदद से अपनी अनूठी योग्यताओं और योगदान के क्षेत्रों को खोजते हैं। यहीं पर हम अपने मनचाहे अंत की मानसिक रचना करने में कल्पना की प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। कल्पना हमारी शुरुआत को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है तथा लिखित संविधान का मसौदा उपलब्ध कराती है। हमारे लक्ष्य केंद्रित प्रयास भी यहीं पर श्रेष्ठतम परिणाम हासिल करते हैं। जब हम अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में काम करते हैं तो हम इसका विस्तार करते हैं। यह सर्वोच्च शक्तिदायी पीसी कार्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू की प्रभावकारिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हमारे जीवन के केंद्र में जो भी है वह हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति का स्रोत होगा। सुरक्षा, सिक्योरिटी, आपके महत्व के एहसास, आपकी पहचान, आपके भावनात्मक संबल, आपके आत्मसम्मान और आपकी मूलभूत व्यक्तिगत शक्ति या इसके अभाव का प्रतिनिधित्व करती है। मार्गदर्शन, गाइडेंस का अर्थ है जीवन में आपकी दिशा का स्रोत, आपका नक्शा यानी आपका आंतरिक संदर्भ। मानदंड, आपके लिए यह विश्लेषण करता है कि बाहर क्या हो रहा है। इस नक्शे के भीतर वे मानदंड या सिद्धांत या मानक निहित होते हैं जिनके द्वारा आप हर पल निर्णय लेते और कार्य करते हैं। बुद्धि, जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण है, संतुलन का बोध है। बुद्धि का अर्थ यह समझना है कि किस तरह विभिन्न हिस्से और सिद्धांत लागू होते हैं तथा एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। इसमें मूल्यांकन, अच्छे बुरे की पहचान और समझने की योग्यता शामिल है। यह जेस्टाल्ट एक एकात्मक या एकीकृत पूर्णता है। शक्ति, पावर, कार्य करने की ऊर्जा या क्षमता है। यह किसी काम को पूरा करने की ताकत या सामर्थ्य है। यह विकल्प चुनने और निर्णय लेने की अति महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसमें गहराई में छुपी आदतें छोड़ने और अधिक उच्च व प्रभावकारी आदतें विकसित करने की क्षमता भी शामिल है। सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति, ये चारों परस्पर निर्भर हैं। सुरक्षा और स्पष्ट मार्गदर्शन से सच्ची बुद्धि आती है तथा बुद्धि वह चिंगारी या उत्प्रेरक बन जाती है जो शक्ति को मुक्त करती और दिशा देती है। जब ये चारों तत्व एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल और समन्वय में रहते हैं, तो ये एक उत्तम व्यक्तित्व, संतुलित चरित्र और सुंदरता से एकीकृत व्यक्ति की महान शक्ति की रचना करते हैं। ये जीवन समर्थक तत्व जीवन के हर आयाम को आधार और शक्ति देते हैं और इनमें से प्रत्येक सब कुछ या कुछ नहीं का मामला है।
जिस हद तक आप इनमें से प्रत्येक को विकसित करते हैं, उसे चक्रीय पथ पर कहीं न कहीं दर्शाया जा सकता है, जो कमोबेश हमारे द्वारा पहले बताए गए परिपक्वता के पायदान की तरह ही है। अगर ये चारों तत्व उस चक्र के निचले सिरे पर हैं, तो ये कमज़ोर हैं। आप मूलतः परिस्थितियों या दूसरे लोगों पर निर्भर हैं, जिन पर आपका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। अगर ये तत्व चक्र के ऊपरी सिरे पर है, तो नियंत्रण आपके हाथ में है। आपके पास आत्मनिर्भर शक्ति और प्रगाढ़ परस्पर निर्भर संबंधों की नींव है। आपकी सुरक्षा इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होगी। इसके एक सिरे पर है पूर्ण असुरक्षा, जिसमें आपका जीवन उन अस्थिर शक्तियों के धक्के खाता है जो इसे इधर से उधर उछालती हैं। इसके दूसरे सिरे पर है अंदरूनी महत्व का गहन एहसास तथा पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा। आपका मार्गदर्शन भी इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होता है। इसके एक सिरे पर सामाजिक दर्पण या अन्य अस्थिर स्रोतों पर निर्भरता। इसके दूसरे सिरे पर है प्रबल आंतरिक मार्गदर्शन। आपकी बुद्धि भी इसी चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होती है। इसके एक सिरे पर पूरी तरह गलत नक्शा होता है, जहाँ हर चीज़ विकृत होती है और सही तरह फिट होती नहीं दिखती है। इसके दूसरे सिरे पर जीवन का पूर्ण और त्रुटि रहित नक्शा होता है, जिसमें सभी हिस्से और सिद्धांत एक दूसरे के साथ उचित रूप से संबंधित होते हैं। आपकी शक्ति भी इस चक्र के दो सिरों के बीच में कहीं पर होती है। इसके एक सिरे पर जड़ता यानी कठपुतली की तरह किसी दूसरे की डोरियों द्वारा संचालित होना। इसके दूसरे सिरे पर है उच्च प्रोएक्टिविटी यानी दूसरे लोगों तथा परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने के बजाय अपने जीवन मूल्यों के अनुसार कार्य करने की शक्ति। चक्र में इन तत्वों की स्थिति क्या होगी? इसके परिणाम स्वरूप उनका संयोजन, तालमेल और संतुलन किस हद तक होगा? आपके जीवन के हर पहलू पर उनका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? यह आपके केंद्र यानी सबसे गहराई में स्थित आपकी मूलभूत पैराडाइम पर निर्भर करता है। वैकल्पिक केंद्र। हम सबके पास एक केंद्र होता है, हालांकि हम आमतौर पर इसे इस रूप में नहीं पहचानते। न ही हम अपने जीवन के हर पहलू पर उस केंद्र के समग्र प्रभाव को पहचान पाते हैं। आइए हम संक्षेप में लोगों के आम केंद्रों या मूलभूत पैराडाइम्स की जांच करें। यह इसलिए आवश्यक है ताकि हम यह बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस तरह ये केंद्र इन 4 मूलभूत आयामों को प्रभावित करते हैं और अंततः जीवन के उस योगफल को भी जो उनसे प्रभावित होता है। जीवन साथी केंद्रीयता, स्पाउस सेंट्रलनेस। वैवाहिक संबंध सबसे अंतरंग, सबसे संतुष्टिदायक, सबसे स्थायी और विकास करने वाला मानवीय संबंध हो सकता है। अपने पति या पत्नी पर केंद्रित होना स्वाभाविक दिख सकता है और उचित महसूस हो सकता है, परंतु अनुभव और अवलोकन एक अलग ही कहानी बताते हैं। वर्षों तक मैंने कई संकटग्रस्त वैवाहिक संबंधों को करीब से देखा है और उन पर काम करते समय मैंने यह पाया है कि लगभग हर जीवन साथी केंद्रित रिश्ते में एक डोर अवश्य रहती है। यह डोर प्रबल भावनात्मक निर्भरता की होती है। अगर हमें भावनात्मक महत्व का एहसास मूल रूप से हमारे वैवाहिक रिश्ते से मिलता है, तो हम उस रिश्ते पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। हम अपने जीवन साथी की मन स्थिति और भावनाओं, व्यवहार तथा बर्ताव के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। हम हर उस बाहरी घटना के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं जो उस रिश्ते पर अतिक्रमण कर सकती हो, जैसे बच्चे का जन्म, सास ससुर, आर्थिक झटके, सामाजिक सफलताएं।
जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं तो हमें उन स्क्रिप्ट की ओर लौटकर जाने की प्रवृत्ति होती है जो हमें बड़े होते समय दी गई थीं, परंतु यही हमारा जीवन साथी भी करता है और आमतौर पर दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। आर्थिक समस्याओं, शिशु अनुशासन या सास ससुर संबंधी मामलों से निपटने के भिन्न तरीके सामने आते हैं। जब गहराई में बैठी ये प्रवृत्तियाँ जीवन साथी पर भावनात्मक निर्भरता के साथ जुड़ जाती हैं तो जीवन साथी केंद्रित रिश्ते की सारी असुरक्षा सामने आ जाती है। जब हम उस व्यक्ति पर निर्भर हों जिसके साथ हम संघर्षरत हैं तो आवश्यकता और संघर्ष दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके कुछ आम परिणाम हैं: प्यार नफरत की अति प्रतिक्रियाएँ, लड़ो या भागो की प्रवृत्तियाँ, पलायन, आक्रामकता, कटुता, द्वेष और शीत युद्ध। ऐसा होने पर हम अपने व्यवहार को उचित ठहराने व उसका बचाव करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन साथी के व्यवहार पर आक्रामक करने लगते हैं। इस प्रयास में हम अपनी पुरानी प्रवृत्तियों और आदतों का और भी ज़्यादा सहारा लेते हैं। निश्चित रूप से जब हम बहुत अधिक असुरक्षित होते हैं तो हमें खुद को आगामी आघातों से बचाने की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए हम कटाक्ष, पैनी बैंक या आलोचना या किसी भी ऐसे तरीके का सहारा लेते हैं जो हमारे भीतर की कोमलता को जाहिर न होने दे। हर पार्टनर इंतज़ार करता है कि प्रेम करने की पहल सामने वाला करे। अंततः इस मामले में उसे निराशा हाथ लगती है, परंतु इस बात से यह पुष्टि हो जाती है कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। ऐसे रिश्ते में सिर्फ दिखावे की सुरक्षा होती है। भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक चलता दिख रहा हो, मार्गदर्शन उस पल की भावनाओं पर आधारित होता है। निर्भरता के विरोध में उत्पन्न नकारात्मक व्यवहार में बुद्धि और शक्ति खो जाती है। परिवार केंद्रीयता, फैमिली सेंटरनेस। दूसरा आम केंद्र है परिवार। यह भी स्वाभाविक और उचित लग सकता है। केंद्रित होने तथा गहरा निवेश करने के लिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जो गहरे रिश्तों, प्रेम और भागीदारी के महान अवसर प्रदान करता है। यह हमें ऐसा बहुत कुछ दे सकता है जो जीवन को सार्थक बनाता है, परंतु विडंबना यह है कि केंद्र बनने के बाद यह उन्हीं तत्वों को नष्ट कर देता है जो पारिवारिक सफलता के लिए आवश्यक हैं। जो लोग परिवार केंद्रित होते हैं उन्हें सुरक्षा या व्यक्तिगत मूल्य का एहसास पारिवारिक परंपरा, संस्कृति या प्रतिष्ठा से मिलता है। इस तरह वे उस परंपरा या संस्कृति में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। वे पारिवारिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली बातों के प्रति भी असुरक्षित हो जाते हैं। परिवार केंद्रित माता पिताओं के पास यह भावनात्मक स्वतंत्रता या शक्ति नहीं होती कि वे बच्चों को पालते समय उनके सर्वोच्च हितों का सचमुच ध्यान रखें। अगर उन्हें अपनी सुरक्षा परिवार से मिलती है तो बच्चों में लोकप्रिय होने की आवश्यकता उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी, जबकि बच्चों के विकास में दीर्घकालीन निवेश करना कम महत्वपूर्ण होगा, या फिर वे उस पल के हिसाब से उचित और सही व्यवहार करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई भी अनुचित व्यवहार उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। वे बच्चे के दीर्घकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पल की भावना द्वारा संचालित होते हैं, तत्काल विचलित हो जाते हैं और तात्कालिक चिंताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे उन पर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या वे अति प्रतिक्रिया कर सकते हैं और गुस्से में उन्हें सजा भी दे सकते हैं। उनमें अपने बच्चों को सशर्त प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, जिस वजह से वे उन्हें भावनात्मक रूप से निर्भर या प्रतिनिर्भर
और विद्रोही बना देते हैं। धन केंद्रीयता, मनी सेंटरनेस, लोगों के जीवन में एक अन्य तार्किक और बहुत आम केंद्र है धन कमाना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा कुछ करने के लिए आर्थिक सुरक्षा मूलभूत आवश्यकता है। आवश्यकताओं के क्रम या चक्र में शारीरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सबसे पहले आती है। जब तक यह मूलभूत आवश्यकता कम से कम न्यूनतम स्तर पर संतुष्ट नहीं होती, तब तक अन्य आवश्यकताएं सक्रिय भी नहीं हो पाती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग आर्थिक चिंताओं का सामना करते हैं। अधिक व्यापक संस्कृति में बहुत सी शक्तियाँ हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं और करती हैं। वे इस तरह की आर्थिक बाधाएं खड़ी कर देती हैं या उनका खतरा उत्पन्न कर देती हैं कि हम अक्सर चिंतित हो जाते हैं और हमारी चिंता हमेशा सचेतन सतह तक उभर कर नहीं आ पाती। कई बार तो धन कमाने के लिए स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ या सटीक कारण गिनाए जाते हैं, जैसे अपने परिवार का ध्यान रखने की इच्छा, और ये बातें महत्वपूर्ण हैं। परंतु धन कमाने को केंद्र में रखना और इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना उनके विनाश का कारण बन जाता है। एक बार फिर चारों जीवन समर्थक तत्वों सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति पर विचार करें। मान लीजिए मैं अपनी अधिकांश आर्थिक सुरक्षा अपनी नौकरी या आमदनी या संपत्ति से हासिल करता हूँ। चूँकि इन आर्थिक आधारों को कई तत्व प्रभावित करते हैं, इसलिए मैं इसे प्रभावित कर सकने वाली हर चीज़ की वजह से चिंतित, असहज, सुरक्षात्मक और परेशान हो जाता हूँ। चूँकि मुझे व्यक्तिगत महत्व का एहसास अपनी आमदनी या संपत्ति से मिलता है, इसलिए मैं उस हर चीज़ के प्रति असुरक्षित हो जाता हूँ जो उस आमदनी या संपत्ति पर विपरीत प्रभाव डालती है। परंतु काम करने और धन कमाने से बुद्धि या मार्गदर्शन अपने आप प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा इनसे शक्ति और सुरक्षा भी कुछ हद तक ही मिलती है। धन के केंद्र की सीमाएं दर्शाने के लिए मेरे या मेरे किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन में एक संकट ही पर्याप्त है। धन केंद्रित लोग अक्सर परिवार या अन्य प्राथमिकताओं को परे रख देते हैं। वे यह मान लेते हैं कि हर व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि आर्थिक आवश्यकताएं सबसे पहले आती हैं। मैं एक पिता को जानता हूँ जो एक दिन अपने बच्चों को वादे के अनुसार सर्कस दिखाने ले जा रहा था। तभी ऑफिस से फ़ोन आया और उसे बुलवाया गया। उसने जाने से मना कर दिया। जब उसकी पत्नी ने कहा कि शायद उसे ऑफिस का काम करने के लिए चले जाना चाहिए था, तो उसने जवाब दिया, काम तो फिर आ जाएगा, लेकिन बचपन नहीं आएगा। उसके बच्चों को प्राथमिकता के निर्धारण का यह छोटा उदाहरण जीवन भर याद रहा। यह न सिर्फ उन्हें एक सैद्धांतिक सबक के रूप में याद रहा, बल्कि प्यार के इजहार के रूप में भी याद रहा। कार्य केंद्रीयता, वर्क सेंटरनेस। कार्य केंद्रित लोग वर्केहोलिक, काम के लती बन सकते हैं। वे काम के इतने दीवाने हो सकते हैं कि इसके लिए वे अपने स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। उनकी मूलभूत पहचान उनके काम से होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। चूँकि उनकी पहचान और महत्व का उनका एहसास उनके काम में रचा बसा है, इसलिए वे हर उस चीज़ से असुरक्षित अनुभव करते हैं जो उन्हें काम करते रहने से रोकती है। उनका मार्गदर्शन काम की मांगों का परिणाम होता है। उनकी बुद्धि और शक्ति उनके काम के क्षेत्र तक सीमित रहती है और उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में
अप्रभावकारी बना देती है। स्वामित्व केंद्रीयता, पोसेसिव सेंटरनेस। बहुत से लोगों के लिए स्वामित्व की चीज़ें प्रेरणादायी शक्ति होती हैं। ये चीज़ें मूर्त या भौतिक स्वामित्व की वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे फैशनेबल कपड़े, घर, कार, नाव और आभूषण, या फिर ये शोहरत या सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी अमूर्त वस्तुएं भी हो सकती हैं। हम में से अधिकांश अपने अनुभव से जानते हैं कि इस तरह का केंद्र कितना दोषपूर्ण है, क्योंकि यह पलक झपकते ही गायब हो सकता है और बहुत सी शक्तियों से प्रभावित होता है। अगर मेरी सुरक्षा का एहसास मेरी प्रतिष्ठा या अपने स्वामित्व की चीज़ों में निहित है, तो जीवन भर मुझे यही खतरा महसूस होगा या आशंका रहेगी कि ये चीज़ें खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं या इनका मूल्य कम हो सकता है। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आता हूँ जिसकी संपत्ति, शोहरत या हैसियत मुझसे ज़्यादा हो, तो मैं हीन महसूस करता हूँ। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आता हूँ जिसकी संपत्ति, शोहरत या हैसियत मुझसे कम हो, तो मैं श्रेष्ठ महसूस करता हूँ। आत्मसम्मान का मेरा एहसास लगातार घटता बढ़ता रहता है। मुझ में स्थिरता या सतत व्यक्तित्व का बोध नहीं होता। मैं लगातार अपनी संपत्तियों, धन, शेयरों, पद या प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने या उनका बीमा करवाने की कोशिश करता हूँ। हम सब ने उन आत्महत्या करने वाले लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जिन्होंने शेयर बाजार के धराशायी क्रैश होने के कारण अपनी दौलत गंवा दी थी, या फिर उन्हें राजनीतिक उलटफेर की वजह से शोहरत गंवाना पड़ी थी। आनंद केंद्रीयता, प्लेजर सेंटरनेस। स्वामित्व की वस्तुओं के साथ करीबी रूप से जुड़ा एक और आम केंद्र है आनंद तथा सुख। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ इच्छाओं की तत्काल संतुष्टि उपलब्ध है और इसे प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों की अपेक्षाओं को बढ़ाने में टेलीविज़न और फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। वे तस्वीरें दिखाते हैं कि दूसरे लोगों के पास क्या है और सुविधा व मौज मस्ती का जीवन जीने के लिए वे क्या कर सकते हैं। परंतु जब तस्वीरों के माध्यम से आनंद केंद्रित जीवन शैलियों की चमक चित्रित की जाती है, तब ऐसी जीवन शैलियों के स्वाभाविक परिणामों को शायद ही कभी सटीकता से दिखाया जाता है। यह बहुत कम बताया जाता है कि इन जीवन शैलियों का आंतरिक व्यक्तित्व, उत्पादकता या संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीमित मात्रा में हानि रहित आनंद शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम पहुंचाता है। इससे पारिवारिक व अन्य संबंधों को भी पोषण मिलता है, परंतु आनंद अपने आप में स्थायी संतुष्टि या संतोष का गहरा एहसास नहीं देता। आनंद केंद्रित व्यक्ति मस्ती के हर बढ़ते स्तर से जल्दी ही ऊब जाता है और हमेशा पहले से अधिक ऊंचे स्तर पर आनंद पाना चाहता है। इसलिए उसका अगला आनंद पिछले आनंद से बड़ा, बेहतर और ज़्यादा उत्तेजक होना चाहिए। इस अवस्था में व्यक्ति लगभग पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाता है और अपने पूरे जीवन की व्याख्या स्वयं को मिलने वाले आनंद के संदर्भ में करता है। बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियां मनाना, बहुत ज़्यादा फिल्में देखना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलना, ऐसे कामों में अनुशासनहीन आराम का बहुत ज़्यादा समय बिताना, जिसमें व्यक्ति लगातार न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता चुनता है, धीरे धीरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति की क्षमताएं निष्क्रिय बनी रहती हैं, प्रतिभाएं अविकसित रहती हैं
मस्तिष्क और आत्मा आलसी बन जाती हैं तथा हृदय को वास्तविक संतोष का एहसास नहीं हो पाता। सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति कहाँ है? चक्रीय पथ के निचले सिरे पर, एक क्षणिक आनंद में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट इससे आगे करेंगे।